नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवव्रत चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम अपने व्याकरण की किताब से अपना अगला शीर्षक जो पढ़ेंगे उस शीर्षक का नाम है वाच्य। ये शीर्षक आपको नया लगेगा क्योंकि इससे पहले अभी आपने वाच्य को नहीं पढ़ा है। तो वाच्य क्या होता है, किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत हम किन चीज़ों का ज्ञान अर्जन करते हैं, क्या पढ़ते हैं, वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य का अर्थ क्या होता है, इन सब बातों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा शीर्षक है वाच्य, हम उसका अर्थ जानते हैं कि वाच्य का अर्थ क्या है। तो वाच्य का अर्थ होता है, वाच्य का मतलब है कि बोलने का जो विषय होता है हमारा, उसी को हम व्याकरणिक भाषा में वाच्य कहते हैं। वाच्य का अर्थ, वाच्य का अर्थ ही होता है बोलने का विषय। ये तो वाच्य का अर्थ है कि जो भी हम बोलते हैं किसी भी वाक्य में, जब आप कोई वाक्य बनाते हैं तो उसमें कर्ता भी मुख्य होता है, क्रिया भी मुख्य होती है, कर्म मुख्य होता है या नहीं भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। क्योंकि क्रिया जब हमने आपको पढ़ाई तो उसमें आपको बताया गया है कि क्रिया के दो भेद होते हैं, एक क्रिया अकर्मक होती है और एक सकर्मक होती है। अकर्मक का मतलब है कि जिसमें कर्म नहीं होता वो तो अकर्मक क्रिया हो जाती है, और सकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म होता है, वो क्रिया सकर्मक हो जाती है। तो वही चीज़ें आप यहाँ भी देखेंगे वाच्य के अंतर्गत भी, कि आपका जो बोलने का विषय होता है वही आपका वाच्य कहलाता है। आपकी क्रिया जो होती है वो वाक्य में मुख्य होती है, कर्ता मुख्य होता है, कर्म मुख्य है या नहीं, क्योंकि कर्म जो होता है वो गौण विषय होता है, सब में कर्म नहीं होता है। तो आप नहीं होता है क्यों, तो आप क्रिया का अध्ययन करेंगे कि क्रिया भी दो प्रकार की पढ़ाई गई है, एक अकर्मक और दूसरी सकर्मक। तो वाच्य का अर्थ ही है बोलने का विषय। तो हम वाच्य की परिभाषा पर आते हैं। वाच्य की परिभाषा, तो परिभाषा है इसकी, क्रिया के जिस रूप से, क्योंकि क्रिया ही मुख्य है इसलिए बार बार क्रिया का प्रयोग किया जाता है, क्रिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्रिया के जिस रूप से इस बात का बोध हो कि, बोध अर्थात ज्ञान हो कि वह वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव के किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है उसे वाच्य कहते हैं। ये तो वाच्य की परिभाषा हो गई।
कि क्रिया के जिस रूप से इस बात का बोध हो, अर्थात इस बात का ज्ञान हो कि वह वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। प्रयुक्त अर्थात प्रयोग हुई है, कि उसमें कर्म की प्रधानता है या कर्ता की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। हमें जिससे इस बात का ज्ञान होता है उसे ही हम वाच्य कहते हैं। क्योंकि कर्ता और कर्म कारक जो हैं, कर्ता कारक और कर्म कारक क्रिया के सबसे अधिक नज़दीक होते हैं, क्रिया के पास होते हैं। तो उसमें कभी कभी क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त की जाती है, कभी क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त की जाती है, और कभी कभी क्रिया दोनों से अलग, अर्थात कर्ता और कर्म दोनों से अलग भाव की प्रमुखता ज़्यादा स्पष्ट होती है उस क्रिया में, कि न तो उसमें कर्म का प्रमुख रोल होता है और न तो कर्ता का होता है। उसमें दोनों से अलग भिन्न उसमें भाव की प्रधानता जो होती है वो अधिक होती है। इसलिए वाच्य की परिभाषा ही बताई गई है कि क्रिया के जिस रूप से, यानी हमें क्रिया का जो भी रूप इस बात का ज्ञान कराए कि उसमें कर्म की प्रधानता है या कर्ता की प्रधानता है या दोनों से अलग भाव की प्रधानता अधिक है, तो वो क्या कहलाती है? वाच्य। अर्थात ऐसे क्रिया के इस रूप को हम वाच्य कहते हैं। परिभाषा के उपरांत हम आते हैं वाच्य के भेद। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं। तीन भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला आपने देखा कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तो सबसे पहले हम इसका जो पहला भेद होगा वो हम पढ़ेंगे कर्तृवाच्य। वाच्य के भेद। पहला है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य की परिभाषा है, कर्तृवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है। इसमें क्रिया का लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार ही होता है। जैसे उदाहरण से आप और भी स्पष्ट समझ जाएंगे
लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। या दूसरा उदाहरण है, माँ खाना बना रही हैं। तो कर्तृवाच्य की परिभाषा है, कर्तृवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता के साथ होता है। इसमें क्रिया का लिंग और वचन भी कर्ता के अनुसार ही होता है। तो आप उदाहरण में देखेंगे, लड़के, यहाँ पुल्लिंग है क्योंकि ये कर्ता है, तो क्रिया जो है रहे हैं, क्रिया भी उसकी पुल्लिंग ही होगी। यदि आपका कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया जो होगी वो स्त्रीलिंग में होगी। यदि कर्ता आपका पुल्लिंग है तो क्रिया जो होगी आपकी वो भी पुल्लिंग होगी। इसमें लड़के देखिए, कर्ता जो है पुल्लिंग है तो क्रिया भी इसकी पुल्लिंग है। दूसरे उदाहरण में माँ स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी रही है। क्रिया आपकी कैसी हो गई? स्त्रीलिंग। इसमें कुछ विशेष बातें हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या क्या विशेष बातें शामिल हैं। पहला है कि कर्तृवाच्य क्रिया में सकर्मक और आकर्मक क्रिया दोनों में से कोई भी हो सकती है। अर्थात इस वाच्य में, कर्तृवाच्य में क्रिया आपकी सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ के से द्वारा या द्वारा परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। विशेष में ये लाइन आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आपके मन में ये प्रश्न होगा कि अभी तो हमने ये शब्द सुने ही नहीं कि के, से, द्वारा या द्वारा परसर्ग क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होगा। अभी आगे जब आप वाच्य के भेद में दूसरा वाच्य पढ़ेंगे तो आपको इन शब्दों का स्पष्टीकरण और भी अच्छे तरीके से हो जाएगा कि इन शब्दों का प्रयोग हमें कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। तो इसलिए आपको ये बताना जरूरी था कि कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ के, से द्वारा या द्वारा परसर्ग का परसर्ग अर्थात कारक चिन्ह कि उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तीसरा है कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग
तथा वचन भी कर्ता के अनुसार ही होते हैं। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया का लिंग और वचन भी पुल्लिंग होगा। तो ये कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग तथा वचन भी कर्ता के अनुसार ही होते हैं। यही आपको ये स्पष्ट हो जाएगा वो किसके अनुसार होते हैं, कर्ता के अनुसार। कि जैसा भी कर्ता होगा वैसे ही हमारी क्रिया के लिंग और वचन भी होंगे। यदि कर्ता हमारा पुल्लिंग है तो उसकी क्रिया के जो लिंग और वचन होंगे वो पुल्लिंग होंगे। यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो जो क्रिया के लिंग और वचन होंगे वो स्त्रीलिंग होंगे। दूसरा है कर्मवाच्य, अर्थात इसमें कर्म की प्रधानता रहेगी। इसकी परिभाषा है जब क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो तो क्रिया कर्मवाच्य में होगी। अर्थात क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुसार ही होगा। जैसे राकेश द्वारा कविता सुनाई जाती है। या दूसरा उदाहरण देखें, अध्यापक द्वारा प्रशंसा की जाती है। अब इस उदाहरण में आप देखेंगे कि जहाँ कर्तृवाच्य में आपको कहा गया कि के या से द्वारा या द्वारा परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वहीं कर्मवाच्य में आपको देखिए जब उदाहरण दिया गया तो उसमें सीधे सीधे दिया जा रहा है कि राकेश द्वारा कविता सुनाई गई या अध्यापक द्वारा प्रशंसा की जाती है। अर्थात जो शब्द कर्तृवाच्य में नहीं प्रयोग में किया जाएगा वो कर्मवाच्य में प्रयोग किया जाएगा। तो कर्मवाच्य की परिभाषा है कि जब क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो तो क्रिया कर्मवाच्य में होगी। अर्थात क्रिया का जो लिंग और वचन होगा वो कर्म के अनुसार होगा। कर्तृवाच्य में आपने क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुसार पढ़ा, लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग और वचन किसके अनुसार होगा,
कर्म के अनुसार होगा। विशेष है कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। इसलिए ये सकर्मक क्रिया से ही बनाए जाते हैं। दूसरा है कर्मवाच्य में से के द्वारा परसर्गों का प्रयोग किया जाता है। विशेष में है कि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया से ही बनाए जाते हैं। जहाँ कर्तृवाच्य में आपको बताया गया कि दोनों क्रियाएं हो सकती हैं, सकर्मक भी और अकर्मक भी, लेकिन कर्मवाच्य में सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि कर्म की प्रधानता होने के कारण यह जो है वो सकर्मक क्रिया से ही बनाया जा सकता है। और इसमें कर्मवाच्य में से के द्वारा या द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। वहाँ उदाहरण में आप देखिए तो लिखा भी गया है कि राकेश द्वारा कविता सुनाई जाती है या अध्यापक द्वारा प्रशंसा की जाती है। कर्तृवाच्य में इन परसर्गों के प्रयोग की मनाही है, मना किया गया है कि कर्तृवाच्य में इन परसर्गों का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन कर्मवाच्य में इन परसर्गों का प्रयोग किया जाता है। और भी विशेषताओं में आपको पहले ही परिभाषा में ही बताया गया है कि जो इसकी क्रिया होगी, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, इसलिए इसकी क्रिया का जो लिंग और वचन होगा वो आपका कर्म के अनुसार ही होगा। यदि हमारा कर्म पुल्लिंग में है तो क्रिया का लिंग और वचन भी पुल्लिंग होगा, और यदि कर्म हमारा स्त्रीलिंग है तो क्रिया का लिंग और वचन स्त्रीलिंग में ही होगा। एक वचन में है तो एक वचन में होगा, बहुवचन है तो बहुवचन में होगा। तीसरा है भाववाच्य, अर्थात इसमें भाव की प्रधानता होगी। तो भाववाच्य की परिभाषा है जिस वाक्य में न तो कर्ता प्रधान हो और न ही कर्म, बल्कि वाक्य में भाव की प्रधानता हो, वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे राकेश से
दौड़ा नहीं जाता। दूसरा, उससे गाया नहीं जाता। इन दोनों उदाहरणों में आप देखेंगे तो इसमें भाव की प्रधानता ज़्यादा स्पष्ट है, क्योंकि राकेश से दौड़ा नहीं जाता या उससे गाया नहीं जाता। न तो इसमें कर्ता की प्रधानता है और न ही इसमें कर्म की प्रधानता है। इन दोनों से अन्य अलग इसमें भाव की प्रधानता अधिक है। तो इसकी परिभाषा ही इसीलिए बताई गई है कि जिस वाक्य में न तो कर्ता प्रधान हो और न ही कर्म, बल्कि वाक्य में भाव की प्रधानता हो, वहाँ भाववाच्य होता है। क्योंकि वाच्य का अर्थ ही आपको बताया गया कि बोलने का विषय। तो इसमें कुछ विशेषताएं हैं, जो विशेष है इसका विशेष जान लेने से आपको इसे पहचानने में आसानी होती है। आप इसकी पहचान अच्छे तरीके से कर पाते हैं कि किसका प्रयोग किस वाच्य में किया जाता है और किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। भाववाच्य के अंतर्गत अन्य पुरुष, पुल्लिंग तथा एकवचन होती है। इसका प्रयोग प्रायः अर्थात अक्सर असमर्थता प्रकट करने के लिए किया जाता है। विशेष में आपने देखा कि इसके अंतर्गत क्रिया सदैव अर्थात हमेशा अन्य पुरुष, पुल्लिंग तथा एक वचन में ही होती है। इसका प्रयोग अर्थात इस वाच्य का प्रयोग प्रायः असमर्थता प्रकट करने के लिए ही किया जाता है। इसलिए यहाँ प्रायः लिख दिया गया है कि अक्सर ऐसा होता है। जरूरी नहीं है कि कोई भी उदाहरण आपको समर्थवान न मिले, जिसमें समर्थता भी दिखाई जा सकती है, लेकिन अक्सर इसका जो प्रयोग होता है वह नहीं के अर्थ में ही होता है, अर्थात असमर्थता प्रकट करने के लिए ही किया जाता है। जैसे आप उदाहरण देख रहे होंगे, राकेश से दौड़ा नहीं जाता। इसमें भाव की प्रधानता है कि क्या दौड़ा नहीं जाता, यानी न दौड़ पाने के भाव की प्रधानता है। दूसरे उदाहरण में गा नहीं पाने की प्रधानता है। तो ये वैसे भी नाम ही इसका है भाववाच्य, कि जिस वाच्य में न तो कर्म की प्रधानता होगी और न तो कर्ता की प्रधानता होगी। इसमें प्रधानता किसकी होगी? भाव की। तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहेंगे? भाववाच्य। इसमें आगे हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन के नियम। वाच्य परिवर्तन के नियम। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में हम कैसे परिवर्तित करेंगे। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन के नियम।
पहला है इसमें कर्ता के साथ वाक्य में से, के, द्वारा का, परसर्ग का, प्रयोग किया जाता है। दूसरा नियम है क्रिया की धातु में या ता जोड़ा जाता है तथा लिंग व वचन कर्म के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा है कर्म के साथ यदि कोई परसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाता है। जैसे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य है रिया ने कहानी लिखी। रिया के द्वारा कहानी लिखी गई। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन के नियम में बताया गया आपको कि कर्ता के साथ वाक्य में से, के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। क्रिया की धातु में या, ता जोड़ा जाता है तथा लिंग व वचन कर्म के अनुसार ही प्रयोग किया जाता है। कर्म के साथ यदि कोई परसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाता है। ये नियम जो है आपका वो कर्तृवाच्य से जब कर्मवाच्य में हम बदलेंगे तब के लिए यह नियम प्रयोग में आप लाएंगे। उसका उदाहरण भी देखिए दिया कि रिया ने कहानी लिखी। ये कर्तृवाच्य है लेकिन जब हम इसे कर्मवाच्य में बदलने लगे तो हो गया आपका रिया के द्वारा कहानी लिखी गई। दूसरा है कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। तो इसका नियम है कर्ता के साथ से, के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है।
किया जाता है। दूसरा है क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग तथा एक वचन में होती है। एक वचन में होती है। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में तथा एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना लगाया जाता है। कर्तृवाच्य भाववाच्य, ये उदाहरण से आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा। अच्छे पढ़ता है, भाववाच्य हो जाएगा अच्छे से पढ़ा जाता है। दूसरा है सुधा चल नहीं सकती, भाववाच्य हो जाएगा सुधा से चला नहीं जाता है। यह तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाने का नियम है कि कर्ता के साथ से के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा नियम है कि क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग तथा एक वचन में होती है। तीसरा है कि मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में तथा एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपको उदाहरण के द्वारा दिया गया कि अच्छे पढ़ता है, इसमें देखिए भाववाच्य में जब बदला गया तो हो गया से। यहाँ लिखा गया है कि से के द्वारा किसी भी परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। हमने इसलिए आपको ये उदाहरण दिया क्योंकि भाववाच्य में आपको हमने बताया कि प्रायः उसमें असमर्थता जताने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे शब्द उसमें नहीं आते, अर्थात सकारात्मक शब्द नहीं होते, लेकिन अक्सर उसमें नकारात्मक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। तीसरा है कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। इसका पहला नियम है कर्ता के साथ लगे से या के द्वारा को हटा दिया जाता है। दूसरा सामान्य भूतकाल
की क्रिया को मुख्य क्रिया बनाया जाता है। तीसरा, जा तथा जाना क्रिया को हटा दिया जाता है। उदाहरण आप देखेंगे, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य। पहला उदाहरण है, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है। परिवर्तन करेंगे तो मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है हो जाएगा मैंने पत्र लिखा। मीरा से गाना गाया गया। परिवर्तन करेंगे कर्तृवाच्य में तो हो जाएगा मीरा ने गाना गाया। ये तो कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन का नियम है कि कर्ता के साथ लगे से या के द्वारा परसर्ग को हटा दिया जाता है और सामान्य भूतकाल की क्रिया को क्या बना दिया जाता है, मुख्य क्रिया बनाया जाता है। और तीसरा नियम है कि जा तथा जाना क्रिया को भी हटा दिया जाता है। जैसे उदाहरण में आप देखेंगे कि मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, ये आपका कर्मवाच्य है, लेकिन जब हम इस वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो नियम आप देख रहे हैं वो हटाने के बाद वाक्य हो जाएगा मैंने पत्र लिखा। दूसरा उदाहरण है, मीरा से गाना गाया गया, लेकिन जब हम उसे कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो हो जाएगा मीरा ने गाना गाया। तो ये तो आपका पाठ, आपका जो शीर्षक था वाच्य, अर्थात वाच्य का हमने अर्थ बताया, बोलने का विषय कि हमारा बोलने का जो विषय है उसमें किसकी प्रधानता है, कर्ता की है, कर्म की है, या इन दोनों से अलग हट करके भाव की प्रधानता है। तो जिन वाक्यों में हमें इन शब्दों का बोध होता है तो उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद आपको बताया कि पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की मुख्य भूमिका होती है, उसमें जो क्रिया का लिंग और वचन होता है वो कर्ता के अनुसार होता है। कर्मवाच्य में क्रिया के लिंग और वचन होते हैं वो कर्म के अनुसार होते हैं। और भाववाच्य में न तो कर्म की प्रधानता होती है और न तो कर्ता की होती है, उसमें प्रधानता किसकी होती है, भाव की होती है, उसमें भाव अधिक प्रबल होता है। उसमें हमने आपको वाच्य परिवर्तन के नियम भी बताए कि किस तरह से आप उसको बदल सकते हैं। तो ये परिवर्तन आपको तभी समझ में आएगा जब आप अपनी किताब में अभ्यास में दिए गए उन उदाहरणों को कई बार परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अपना ये पाठ वाच्य समझ में आया होगा। और आपको मैं पुनः वही बात दोहराती हूँ कि आप वीडियो देखते समय अपनी किताब, कॉपी, पेंसिल या पेन अपने साथ रखिए और उसमें से आप अपने नोट्स भी तैयार करते रहिए।
आज के लिए धन्यवाद।